पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के साथ होती थी। लेकिन हर घर में खुशियां नहीं बसतीं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां अपनों के दिए हुए घाव जिंदगी भर नहीं भरते। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों और मजदूरी में गुजार दी थी। अपने छोटे भाई रघुनाथ को पढ़ाने के लिए उसने कभी धूप नहीं देखी, कभी बारिश नहीं देखी। उसे बस अपने भाई का भविष्य दिखाई देता था। लेकिन आज उसी घर के आंगन में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो एक पिता और उसकी 2 बेटियों की जिंदगी बदल देने वाला था। रघु, मेरे भाई, ऐसा मत कर। मैं तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अगर मैं अकेला होता तो अभी इसी वक्त कहीं भी चला जाता। लेकिन मेरी बेटियों का क्या होगा? तुझे याद है जब तू छोटा था, गांव के बच्चे खेलते थे और मैं खेतों में मजदूरी करता था। तू स्कूल जा सके इसलिए मैंने खुद फटे कपड़े पहने। तू पढ़ सके इसलिए मैंने कई कई रातें भूखे पेट बिताई। तुझे शिक्षक बनते देखकर मुझे लगा था कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे लगा था कि अब मेरे परिवार को भी सहारा मिलेगा। लेकिन आज तू ही मुझे इस घर से निकाल रहा है। भैया, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, लेकिन अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैं अब और नहीं कर सकता। चाचा, आपने जो कुछ पाया है उसमें बाबा का सबसे बड़ा हाथ है। क्या एक नौकरी मिलने के बाद इंसान अपने रिश्ते भूल जाता है? नीलम, बड़ों के बीच मत बोलो। तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। अगर दुनिया की समझ का मतलब अपने ही लोगों को छोड़ देना है तो ऐसी समझ किसी काम की नहीं। उसी समय घर के अंदर से रघुनाथ की पत्नी सावित्री बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, जैसे वो काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रही हो। कब तक यही सब चलता रहेगा? रोज रोज वही बातें। हमने कोई ठेका नहीं लिया है किसी का जीवन भर खर्च उठाने का। बहू, मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटी माना है। मैंने कभी तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा। बेटी माना होगा, लेकिन सच यही है कि अब हमारा भी परिवार है। घर में जितने लोग बढ़ेंगे, खर्च भी उतना बढ़ेगा। बहू, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता। मैं आज भी मजदूरी कर सकता हूँ। बस मेरी बेटियों को इस घर में रहने दो। नहीं, फैसला हो चुका है। अब ये घर सिर्फ हमारे परिवार का है। रूपा ये सब सुन रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया जैसे बिखरती जा रही थी। बाबा, क्या चाची हमें सच में यहाँ नहीं रहने देंगी? बेटी, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। आंगन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रघुनाथ ने धीरे से बोलना शुरू किया। भैया, मैंने आपके लिए एक जगह का इंतजाम किया है। जगह का इंतजाम? पहाड़ के ऊपर मेरी पुरानी जमीन है। वहां एक छोटी कुटिया थी। मैंने मजदूर लगाकर उसे ठीक करवा दिया है। अब आप लोग वहीं रहिए। रघु, वहां तो चारों तरफ जंगल है, कोई पड़ोसी भी नहीं है। मेरी बेटियां वहां कैसे रहेंगी? मैंने जो कर सकता था कर दिया। अब इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। रघु, अगर मेरे लिए नहीं तो इन बच्चियों के लिए सोच ले। इनकी माँ तो सालों पहले चली गई। अब इनके सिर से ये छत भी छीन लेगा। भैया, फैसला बदल नहीं सकता। कुछ देर बाद गोपाल अपने छोटे से कमरे में गया। वहां उसकी बेटियां चुपचाप खड़ी थीं। कमरे में वही सामान था जो वर्षों से उनके साथ था। दीदी, क्या हम सच में अपना घर छोड़ देंगे? रो मत रूपा, जब तक बाबा हमारे साथ हैं, हम कहीं भी रह लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है दीदी। पहाड़ों पर कौन रहेगा हमारे साथ? मैं रहूंगी, बाबा रहेंगे और भगवान रहेगा। गोपाल दोनों बेटियों को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थीं। बाबा, ऐसा मत कहिए। आपने हमारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है। गलती आपकी नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ रही थी। गोपाल ने अपनी छोटी सी गठरी उठाई। नीलम और रूपा ने भी अपना सामान संभाला। जिस घर को उन्होंने अपना समझा था,
आज उसी घर को छोड़कर वे एक अनजान सफर पर निकल रहे थे। उनके सामने ऊंचे पहाड़ थे, कठिन रास्ते थे और एक ऐसी जिंदगी थी जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। बाबा, क्या हम कभी वापस आएंगे? पता नहीं बेटी, लेकिन जहां सम्मान न हो वहां लौटकर भी क्या मिलेगा। तीनों धीरे धीरे पहाड़ों की ओर चल पड़े और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ों के बीच उनका नया घर उनके लिए कौन सी नई परीक्षा लेकर इंतजार कर रहा था। ऊंचे पहाड़ों की ओर जाने वाला रास्ता आसान नहीं था। कहीं पत्थर थे, कहीं गहरी खाइयां और कहीं घने जंगल। गोपाल अपनी छोटी सी गठरी कंधे पर रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे नीलम और रूपा चल रही थीं। रूपा के छोटे छोटे कदम बार बार रुक जाते थे। बाबा, थोड़ा रुक जाइए ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। आजा बेटी, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मुझे पता है रास्ता मुश्किल है, लेकिन बस थोड़ी दूर और है। नीलम चुपचाप अपने पिता का चेहरा देख रही थी। वो समझ रही थी कि रास्ते की थकान से ज्यादा दर्द उनके दिल में था। बाबा, आप परेशान मत होना, हम दोनों आपके साथ हैं। बेटी, मुझे रास्ते की चिंता नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन आज। बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपने हमारे लिए जो किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपने हमें प्यार दिया, संस्कार दिए। हमारे लिए वही सबसे बड़ा धन है। गोपाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसे अपनी बेटी की बातों में एक मजबूत सहारा महसूस हुआ। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे। सामने एक छोटी सी पुरानी कुटिया थी। चारों तरफ पेड़ और जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुटिया को देखकर रूपा डर गई। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रात को अगर डर लगा तो? डर मत बेटी, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा प्यार रहेगा। और जहां अपने लोग होते हैं वहां छोटी जगह भी महल जैसी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब तीनों बाप बेटी उस घर में अच्छे से रहने लगे थे, लेकिन उनका मन खुश नहीं था। बाबा, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के घर बनाए और आज हमारे हिस्से में ये छोटी सी कुटिया आई है। बेटी, घर बड़ा या छोटा नहीं होता, घर वो होता है जहां दिलों में अपनापन हो। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने हमें अपना नहीं समझा। शाम होने लगी थी। पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। नीलम ने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हा जलाने लगी। रूपा पास बैठी उसे देख रही थी। दीदी, पहले तो चाची के घर में हमें कभी इतना काम नहीं करना पड़ता था। रूपा, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी मुश्किल दिन, लेकिन हमें मुश्किल समय से हारना नहीं चाहिए। दीदी, क्या चाचा को कभी हमारी याद आएगी? नीलम कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं रूपा, लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत हमारे अपने दिल को ही दुख देती है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत किया। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन हम भी अगर अपने दिल में गुस्सा भर लेंगे तो हमारे अंदर और उनके अंदर क्या फर्क रह जाएगा। नीलम अपनी बहन को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि रूपा उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। रात हो चुकी थी। बाहर जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर की आवाज आती तो कभी तेज हवा पैरों से टकराती। रूपा डर के कारण नीलम के पास आकर लेट गई। दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? मुझे लगता है बाहर कोई है। गोपाल ने दोनों बेटियों की बात सुनी और उनके पास आकर बैठ गया। मेरी बच्चियों, डरने की जरूरत नहीं है। ये जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें आती रहती हैं। बाबा, अगर हमें कुछ हो गया तो? जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी माँ ने जाते समय मेरा हाथ पकड़कर कहा था
कि हमारी बेटियों का ध्यान रखना। मैं अपना वादा आखिरी सांस तक निभाऊंगा। नीलम अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो गई। बाबा, अब आपको अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा, हम भी आपका सहारा बनेंगे। अगली सुबह पहाड़ों पर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। गोपाल सुबह सुबह जंगल की तरफ गया ताकि कुछ लकड़ियां और खाने के लिए जंगली फल ला सके। नीलम कुटिया की सफाई करने लगी और रूपा पानी लेने के लिए पास के झरने की ओर गई, लेकिन झरना कुटिया से काफी दूर था। रास्ते में रूपा अचानक रुक गई। उसने देखा कि एक पत्थर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके कपड़े अच्छे थे और अच्छे घर की लग रही थी, लेकिन चेहरे पे थकान थी। अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी है? आपको चोट लगी है क्या? अरे नहीं, अकेली नहीं हूँ। यहाँ हमारी जमीन है, उसी को देखने हमारे नौकर के साथ आई थी, लेकिन मेरे पैर में दर्द है इसलिए चल नहीं पा रही, और मुझे प्यास भी लगी थी तो मैंने उसको पानी लाने भेज दिया। रूपा तुरंत उसके पास बैठ गई। आप चिंता मत करो अम्मा, मैं आपकी मदद करती हूँ। रूपा ने अपना पानी का छोटा बर्तन उसे दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर उसे देखा। बेटी, तुम कौन हो? इस सुनसान पहाड़ पर अकेली क्या कर रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ अम्मा, मेरे बाबा और मेरी दीदी भी मेरे साथ है। हम यहाँ रहने आए हैं। रहने आए हो इस वीरान जगह पर? रूपा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। हाँ अम्मा, क्योंकि अब हमारे पास रहने के लिए यही जगह है। बूढ़ी औरत ने रूपा के चेहरे पर छुपा दर्द देख लिया। बेटी, लगता है तुम्हारी कहानी में बहुत दर्द छुपा है। रूपा कुछ बोल नहीं पाई। तभी दूर से नीलम की आवाज आई। रूपा, तुम कहाँ हो? रूपा ने पीछे मुड़कर देखा और वो बूढ़ी औरत से विदा लेकर चली आई, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बूढ़ी औरत उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। रूपा घर पहुंची, लेकिन रूपा का ध्यान अभी भी उस बूढ़ी औरत की तरफ था जिससे वो झरने के पास मिली थी। वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ रूपा, यहाँ क्यों बैठी हैं? और तू वहाँ जंगल में क्या कर रही थी? और वो औरत कौन थी? मैंने झरने के पास जाकर तुझे आवाज भी लगाई थी, फिर मैं चली आई और तू अब आ रही हैं। दीदी, वो अम्मा अकेली थी, उनके पैर में दर्द था। मुझे नहीं पता वो अब ठीक होंगी या नहीं। रूपा, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, अपना दुख भूलकर भी दूसरों की मदद करने लगती हो। दीदी, जब कोई परेशानी में होता है ना, तो मुझे लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो किसी के सहारे की जरूरत थी। गोपाल काम करके घर आया था और उसने दोनों बहनों की बातें सुन ली। उसकी आंखें भर आईं। मेरी बच्चियों, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में इंसानियत है। बाबा, मैं बस यही चाहती हूँ कि रूपा हमेशा खुश रहे, उसे वो सब मिले जो हम नहीं दे पाए। कुछ दिन बीत गए। पहाड़ों की जिंदगी धीरे धीरे कठिन होते हुए भी चलने लगी थी। नीलम सुबह उठकर घर का काम करती, पानी भरकर लाती और फिर अपने पिता का हाथ बटाती। रूपा भी अब अपनी बहन की मदद करने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि नीलम बहुत थक गई है। दीदी, क्या हुआ रूपा? मैं सोच रही थी कि अब मैं भी आपकी तरह काम में मदद करूंगी। मैं जंगल से लकड़ी ले आऊंगी, पानी भर लाऊंगी, ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए। नहीं रूपा, तुम्हारा काम ये सब करना नहीं है। लेकिन दीदी, आप और बाबा इतना परेशान होते हो, मैं खाली बैठी रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। गोपाल भी वहां आ गया। रूपा बेटी, तुम खाली नहीं बैठती, तुम पढ़ाई करोगी। लेकिन बाबा, हमारे हालात तो आप देख रहे हो, घर चलाना मुश्किल है, मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? बेटी, मुश्किलें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। बाबा, मैं समझती हूँ,
आप मेरे लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कितने थक गए हो। रूपा, हमारी परेशानी देखकर अपने सपने मत छोड़ना। दीदी, सपना तो मेरा भी है पढ़ने का, लेकिन अगर मेरी वजह से आप दोनों और परेशान होंगे तो? रूपा, तुम हमारी परेशानी नहीं हो, तुम हमारी उम्मीद हो। बेटी, तुम्हारी माँ का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सपना पूरा हो। रूपा अपने पिता और बहन को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है बाबा, मैं पढ़ाई करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। गोपाल ने अपनी बेटी को प्यार से देखने लगा। अगली सुबह वही बूढ़ी औरत अपने नौकर के साथ उस दिन बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो बार बार रूपा की बातें याद कर रही थी। उस छोटी बच्ची के अंदर कितनी अच्छाई है। आज के समय में जहाँ लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, वहाँ उस बच्ची ने बिना मुझे जाने मेरी मदद की। मालकिन, सच में वो बच्ची बहुत अलग थी। उसके अंदर बहुत संस्कार हैं। मैं जब आपके पास जा रहा था तब मैंने भी उसको देखा था। हाँ, और उसके चेहरे पर मैंने दर्द भी देखा था। पता नहीं किस मजबूरी में वो बच्ची उस वीरान पहाड़ पर रह रही है। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। गोपाल अपनी कुटिया के बाहर बैठा था और नीलम घर का काम कर रही थी। तभी दूर से किसी के आने की आवाज आई। एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए और कुछ लोगों के साथ उनकी कुटिया की तरफ आ रहा था। वो गांव का जाना पहचाना और बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। वो बूढ़ी औरत का बेटा था। गोपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो